अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 28 स्टार्ट करते हैं जी। कल एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, इसका पार्ट बी फ़िलहाल रहने दें। इसमें एक छोटा सा मसला है, वो मैं डिस्कस करूँगा अब रिज़ल्ट के बाद ही। फ़िलहाल ज़रूरत भी नहीं थी, यही पार्ट ही करवाया था, यही करके आना था, पहले वो पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ऑन यकम जनवरी 20 डेटॉल एक्वायर्ड अ मशीन, लेसी है, ऑन लीज फ्रॉम राइफ बॉय फॉर 3 years, ये लीज टर्म आ गई, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंटिंग टू 35 वॉज पेड ऑन यकम जनवरी 20 एंड ऑल सब्सिक्वेंट एनुअल इंस्टॉलमेंट्स आर पेएबल ऑन यकम जनवरी सब्जेक्ट टू इंक्रीज ऑफ 10% ईच ईयर। यानी आज जो हम इंस्टॉलमेंट्स निकालेंगे, एनुअटी का फॉर्मूला तो लग नहीं सकता, हम हर एक इंस्टॉलमेंट को अलग अलग निकालेंगे और अलग अलग ही लिख लेंगे अपनी वर्किंग वन में। ठीक हो गया जी, प्लानिंग कर रहे हैं ना, प्लानिंग मार्कर पड़े हैं। अच्छा, उसके बाद डीएल इनकर्ड आईडीसी। अब डीएल कौन है? लेसी। डीएल कौन है जी? लेसी। और लेसी की आईडीसी पहले इधर ना देखें, पहले मुझे बताएं। लेसी नॉर्मल लीज है, ये शॉर्ट टर्म या लो वैल्यू तो है नहीं, और शॉर्ट टर्म लो वैल्यू तो वैसे बड़ा आसान है। आईडीसी आ जाए तो क्या करो, एक्सपेंस डेबिट क्या है। तो लेसी जो नॉर्मल लीज, जो सबसे पहले आईडीसी सीखा था, उसमें क्या कहा था, वो राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लाइबिलिटी, राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट कर देता है, ठीक है ना। राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। लीज लाइबिलिटी नहीं, क्योंकि ये लेसी से नहीं ले रहा, बल्कि ये उसने जेब से लेसर से नहीं ले रहा होता कि उसने लीज लाइबिलिटी उसको पे करनी है उधार में। उसने अपने वकील को कहा होता है कि यार ये एग्रीमेंट बना दो, तो इसलिए उसको पैसे दिए होते हैं। तो सिंपली हमने एंट्री का सीखी हुई है राइट ऑफ यूज डेबिट, और राइट ऑफ यूज़ जैसे डेफिसिट होगा वैसे ही ये भी, यानी कि राइट ऑफ यूज़ की कॉस्ट का पार्ट बन जाता है ये। जैसे प्लांट खरीदते थे, उसकी ट्रांसपोर्टेशन प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, यानी अगर आपने अलग अलग एंट्री करनी हो तो आपने कहा जी प्लांट खरीदा हमने, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट जी। इंस्टॉलेशन की हमने, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट। ट्रांसपोर्टेशन थी जी, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट। टेस्ट रन था जी, नेट ऑफ सेल प्रोसीड, प्लांट डेबिट। ये वही वाली बात हो रही है, ठीक है, कि आईडीसी अगर इनकर की है तो आईडीसी की एंट्री भी क्या है, जैसे लीज पर एसेट दिया तो उसकी एंट्री की राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। ऐसे आईडीसी कैश पे कर दिया तो उसकी एंट्री राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट। ऐसे ही आपने कोई इंस्टॉलेशन राइट ऑफ यूज वाले एसेट की इंस्टॉलेशन पे की तो उसकी एंट्री करोगे राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट इंस्टॉलेशन। ऐसे ही प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग की एंट्री जो कल मैंने कही थी इसके अंदर डालनी है, वो भी राइट ऑफ यूज डेबिट। और तो इंशाल्लाह थ्योरी जाकर पढ़ते हैं आज कि क्या क्या चीज़ें राइट ऑफ यूज़ में आनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं आनी होती, वो अभी देख लेते हैं, ठीक है ना। बहरहाल इतनी सी बात तो हमने कल कर ली थी कि अगर लेसी की नॉर्मल लीज हो तो एंट्री होती है राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट, और फिर उसी हिसाब से राइट ऑफ यूज का जब पार्ट बन गया तो उसकी डेप्रिसिएशन भी उसी तरह से चलेगी, ठीक है। तो ये एंट्री हमने देखी। अच्छा जी, तो इसकी एंट्री इस तरह से कर लेंगे। लेकिन ये सारी डिस्कशन से एक बात तो समझ में आती है कि राइट ऑफ ये आईडीसी जो है, ये वर्किंग वन की लीज पेमेंट या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट में कहीं नहीं आता है। ये वर्किंग टू के अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में भी कहीं नहीं। आईडीसी किसी भी किस्म की हो, वो हमारी वर्किंग वन वर्किंग टू में आती नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ हमारी जर्नल एंट्री के अंदर आएगी, ये बात याद रख लेना, आसान रहेगी जिंदगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एज एन इंसेंटिव टू डीएल फॉर एंट्रिंग इनटू लीज एलएलएल रीइंबर्स्ड 2 million। ये इत्तेफाक से बात लिखी भी हुई है अभी तक, जो हमने उस वक्त पढ़ी थी। यहाँ पर वो अभी वो मार्कर जो मैंने मिटाया क्लास शुरू होने पर, याद है वो मार्कर, ठीक है, मिसवाक जिसको कह रहे थे। तो लीज इंसेंटिव का क्या ट्रीटमेंट सिखाया था आपको, उसे पहली इंस्टॉलमेंट में से माइनस कर दो। अब बच्चे नहीं आए, यकीन माने आज बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। अल्लाह करे अब ये लेक्चर ले लें, अल्लाह करे ये सुन रहे हों सब के सब आज ही, हफ्ते वाले दिन ही। अच्छा जी, तो कहाँ थे हम? हाँ, तो ये जो 2 million है, ये पहले किराए में से, पहला किराया कितना है, 35 million। पहला एनुअल इंस्टॉलमेंट ऊपर लिखा हुआ है ना 35 million, वो क्या हो जाएगा 33, ठीक है। हाँ, लेकिन इंक्रीमेंट के लिए 33 नहीं करना, वो 35 के हिसाब से इंक्रीमेंटल निकाल लोगे बाकी, और फिर जो 35 है उसमें से पहले में से सिर्फ क्या कर दोगे, 2 को माइनस कर दोगे, ठीक है। हाँ, अगर आप 33 करके बढ़ाओगे ना या कम करोगे तो फिर वो यूं लगेगा कि वो इंसेंटिव सबके ऊपर अप्लाई हो गया, वो नहीं करना, ठीक है। बहरहाल सवाल में देखते हैं। नेक्स्ट, एलएलएल हैज इनकॉर्पोरेटेड एन इम्प्लिसिट रेट ऑफ पता नहीं कितने पर एनम। क्यों? क्योंकि हम डीएल का सवाल कर रहे हैं और डीएल को तो ये पता ही नहीं है, तो फिर हम डीएल है ना, हमें तो पता ही नहीं है, पता नहीं कितना रेट, ठीक है। इसीलिए फिर सवाल के एंड पे लिखा हुआ है, उसने इंक्रीमेंटल रेट नहीं दिया, बल्कि उसने ये कहा कि जहां कहीं जरूरत पड़े 12% यूज कर लेना, जहां कहीं जरूरत पड़े और गिवन ना हो। अब लेसी को
लीज अमॉर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना पड़ता है, लीज पेमेंट की पेमेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है, अमॉर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना पड़ता है, और रेट चाहिए होता है। अगर रेट गिवन नहीं है तो फिर ये 12% वो कह रहा है, गिवन नहीं है तो यूज़ कर लेना 12, ठीक है। अच्छा आगे, द रेजल वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 3 years इज एस्टिमेटेड एट 30 million, आउट ऑफ विच डीएल हैज गारंटीड 20 million। जी, रेजिडुअल वैल्यू, एक चीज़ होती है एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, याद है कुछ ये टेबल बनाते थे हम, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, टोटल एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है जी 30 मिलियन में से जो गारंटी कर देता था जीआरवी और जो रह जाती थी वो, अब देखो मेरी बात सुनो, क्या यूजीआरवी का कोई जिक्र करने की ज़रूरत है इस वक्त जो मैं सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि यूजीआरवी का तो सवाल ही तब पैदा होता है जब ये बात भी आज करते हैं। इस सवाल के बाद ना, बल्कि इस सवाल के बाद क्या, अभी पहले ये बात भी कर लेते हैं जी, फरमाएं, पॉज करें। अच्छा जी, ये जो जीआरवी है ना, जीआरवी बेटा प्लीज़, ये जीआरवी क्योंकि ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र हो तो लेसी के सवाल में भी जीआरवी आ जाती थी। ये जीआरवी की जो डिस्कशन है वो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये वाली है कि जी 30 में से जीआरवी अगर गारंटी उसने 20 कर दिया तो बाकी यूजीआरवी 10 है। नहीं, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्कशन कुछ इस तरह से हुआ करती थी, या अल्लाह मिल जाए, नहीं है यही कहीं बात की थी ना, ये उफ अल्लाह, जीआरवी लेसी की किताबों के अंदर वो लेनी है जो एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय, जिस वक्त हमने ये कहा था कि लेसी के केस में होता क्या है कि लेसी जाके गारंटी करता है और फिर घर बैठ के सोचता है, स्टार्ट ऑफ द लीज पे ही सोचता है कि मैं इस एसेट को कैसे इस्तेमाल करूंगा। अगर तो वो ये सोचता है कि इसको ध्यान से इस्तेमाल करूंगा और मुझे जितना गारंटी करके आया हूं उससे भी ज़्यादा अमाउंट उसको मिल जानी है, मुझे फिर कुछ पे करना नहीं पड़ेगा, तो जीआरवी ज़ीरो होती थी, ठीक है ना। ये हम इसको, बल्कि इसको ना ऐसे करते हैं, इसको ना थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है, ठीक है। जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी, ये हमारा कॉन्सेप्ट था, इसको ज़रा रिवाइज कर लेते हैं, या पहले सवाल कर लेते हैं फिर रिवाइज करेंगे, अगर समझ ना आई ज़्यादा तो चलने देते हैं अभी, ठीक है। तो भाई रेजुअल वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 3 year इज़ एस्टिमेटेड एट 30 million, लेसी का सवाल करते हुए हमें इससे क्या, ठीक है। और अगली बात, आउट ऑफ विच डीएल यानी डेटॉल हैज़ गारंटीड 20 million, ये तो चलो ठीक है, जो यूजीआरवी हम बैलेंसिंग निकालते हैं 10, ये हमने इधर क्या करना, क्योंकि हम इस वक्त सवाल किसका कर रहे हैं, लेसी का, ठीक है। तो लेसी का सवाल करते हुए आपको इस 30 से कोई लेना देना नहीं है, ना ही इस 10 से कोई लेना देना है। जीआरवी आने का मतलब ही क्या है, ओनरशिप विल ट्रांसफर, तो फिर लेसी ने तो सिर्फ यही 20 रुपए उसको दे देने, ठीक है। हाँ वो अलग बात है कि आगे कोई लिख दे अगली बात कि एक्सपेक्टेड टू बी पेड कितना है, अगर ऐसा ना लिखा हो तो फिर सिंपल केस होता है, जो 20 लिखा हुआ है वो 20 गारंटीड ही है, ठीक है ना। 3 केसेस थे ना, इसमें पहले के अंदर सिर्फ लिखा होता है इतना गारंटी कर दिया लेसी ने, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ कि एक्सपेक्टेड है कि इतना मिलेगा, तो फिर वही जीआरवी, ठीक है ना। तो ये फिलहाल तक तो 20 है, आगे बढ़ते हैं। डीएल इज ऑल्सो अप्लाई टू इनकर डीकमीशनिंग कॉस्ट ऑफ 4 million एट द एंड ऑफ लीज टर्म, डिस्काउंट रेट ऑफ 12% मे बी अज्यूम, तो इसकी एंट्री मैंने कल आपको करवा दी थी, ठीक है जी। वो एंट्री है राइट ऑफ यूज डेबिट प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट, ठीक है। ये तो हम कर लेंगे, लेकिन इसकी अनवाइंडिंग की एंट्री हम फिलहाल नहीं करेंगे, 537 करने के बाद फिर ये एंट्री आगे कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा सिर्फ फ़र्क होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक इंटरेस्ट जाने का फ़र्क होगा, और दूसरा बैलेंस शीट के अंदर इस प्रोविजन की फिगर गलत आएगी सिर्फ सवाल में, तो ये 2 फिगर्स के अलावा बाकी सारा सवाल सही हो जाना है, तो इसको छोड़ देंगे एंड पे, ओके। लो भाई, सवाल है तैयार, लीज पेमेंट्स, लीज पेमेंट्स में क्या आएगा जी, डाउन पेमेंट, कोई है डाउन पेमेंट, रेंटल्स हैं 3, और उसके बाद कोई जीआरवी है, कोई जीआरवी है, जीरो कैसे है, देखें 3 सिनेरियोज बनाए थे ना, ज़रा रिवाइज हो जाए, कहाँ गए वो तीनों, ये 2 बनाए थे बल्कि,
तीसरा नहीं बना, तीसरा जबानी किया था शायद। लेसर एंड लेसी एग्रीड दैट लेसी विल पे गारंटी रेजो वैल्यू ऑफ 6 एट द एंड ऑफ 4th ईयर। याद आ रहा है कुछ? छोड़ दें, आपको नहीं मिलेगा, यहाँ से लिखो, ओपन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब लेसी एक्सपेक्ट दैट एसेट विल हैव अ रेजो वैल्यू ऑफ 7। लेसी ने गारंटी क्या किया? 6, और एक्सपेक्टेड रेजो वैल्यू क्या है? 7। लेसी ने क्या गारंटी किया? 20, और एक्सपेक्टेड क्या है? 30। अब ये लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन बनती थी, ठीक है, यही मैं कह रहा था कि कंफ्यूजन आता है। इसी को ना इंशाल्लाह थोड़ी देर में अभी जाकर लेसी और लेसर को आमने सामने रख के हम ये बात कर लेंगे, ठीक है ना। इसलिए फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से उड़ा रहा हूँ, इसकी ना अलग डिस्कशन करते हैं, दोनों को आमने सामने रखें, क्योंकि ये कन्फ्यूजन मुझे घर जाके महसूस हुआ सवाल दोबारा पढ़ने पर कि ये बच्चों को आ सकता है। बहरहाल यहाँ से देख के तो याद आ रहा है, अगर लेसी ने गारंटी किया था 6 और एक्सपेक्टेड है कि 7 आएगा, तो फिर 0 टू बी पेड, एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी कितना है? 0। याद आ रहा है? और अगर गारंटी किया था 6 और एक्सपेक्टेड है 3.5, तो फिर 1.5 जो है सॉरी 2.5 जो है वो जीआरवी में आएगा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड टू बी पेड होगा। याद आया कुछ? बहरहाल इसको फिर भी इकट्ठा करेंगे। लेसी अलग सोचता है। लेसी के केस में आपको कहा था पीओ के बारे में क्या लेनी है, जो कब लेना है? जब रीजनल सर्टेन होकर एक्सरसाइज करेगा। और जीआरवी कब और कितना लेना है? जीआरवी तब लेना जब ओनरशिप ने ट्रांसफर नहीं होना, जीआरवी आ जाएगा। लेना कितना है? जितना एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी हो। ये लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ दो फिलहाल, लेसर का सवाल तो है ही नहीं हमारे सामने, ठीक है ना। तो ये लेसी की डिस्कशन की थी, फिर इकट्ठा भी कर देता हूँ दोनों को डिस्कस, ठीक है, आमने सामने। फिलहाल चले जी, तो फिर जीआरवी तो कोई ना आई, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 12% के हिसाब से और अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना लेंगे। ज़रा सोल्यूशन देखो कितने डेसिमल तक यूज़ कर रहे हैं, ज़रा जल्दी जल्दी कर लें हम भी। फिर सोल्यूशन ज़रा एक नज़र डाल लो सिर्फ सोल्यूशन में कितने 2 डेसिमल तक, अल्लाह माफ़ करे। चलो वर्किंग नंबर 1 प्लीज़ लीज पेमेंट लेसी का सवाल है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नहीं, लीज पेमेंट, ठीक है। लीज पेमेंट होती है जी डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स प्लस जीआरवी इन केस ओनरशिप विल ट्रांसफर, और विल नॉट ट्रांसफर तो यूजी वो पीओ, ठीक है। सॉरी उलट बोल गया, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर तो जीआरवी और ओनरशिप विल ट्रांसफर तो पीओ। लेकिन सवाल में जीआरवी गिवन है, मतलब ओनरशिप में ट्रांसफर हो जाना है। अच्छा, यूजीआरवी भी आएगा? यूजीआरवी लेसी के सवाल में नहीं आता। हाँ, अगली बात जो अभी भी रिवाइज करके आए, ये जीआरवी लेना क्या है? जो एक्सपेक्टेड हो टू बी पेड बाय लेसी, ठीक है। तो जीआरवी बस ये लेनी है, ठीक हो गया। चलो अब डाउन पेमेंट कितनी है जी? 0। अच्छा, रेंटल, पहला रेंटल कितना है? 35। लीज पेमेंट 35 है, -2 करने का दिल कर रहा है, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिलहाल रेंटल्स निकालने के लिए तो ज़रा यहाँ पे फिगर बताओ ना। 35 है पहला, बोलो ये किस दिन पे होगा? एडवांस में, यकम जनवरी 20 पर 35 है, फिर यकम जनवरी 21 पर बढ़ना है, कम होना है? बढ़ना है कितने से? तो ये कितना बन गया? पॉइंट एग्जैक्ट 5। फिर यकम, यार ये वैसे आपस की बात है, ये कर ही लेते। चलो अब छोड़ो, ये मॉडर्न स्केड्यूल दोबारा बनाना पड़ेगा। चलो खैर जी, अब 38.5 को 10% बढ़ा लो, 25, पहली बार सही करके बोल दिया करो, 42.35, ठीक हो गया जी। अब रेंटल 35 तो है, लेकिन इसमें से लीज इंसेंटिव को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। ये पे तो नहीं ना करना हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया जी? 33। ये 33 कैसे निकला है? यहाँ पर लिख दो, -2 इज इक्वल टू, वर्किंग है ना हमारी छोटी सी, सॉरी 33, ठीक हो गया जी। लेकिन आगे यूज 35 और 38.5 ही किया होगा, ओके जी। 33 और 38.5
और 42.35। जीआरवी कितनी है? कोई नहीं है, बता दो आंसर। नहीं, 2 डेसिमल तक चलने दो यार। उसके बाद जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स चाहिए। 33 एक साल वापस आएगा। 1.12 है, बोलो। अच्छा, एडवांस प्लस 38.25। भाई मैंने जान के नहीं किया, आपको छेड़ने के लिए, मुझे नहीं याद रहा था। अच्छा, 1.12 रेस टू पावर -1, एक साल पीछे आ गया। और 42.35 रेस टू पावर इंटू 1.12 रेस टू पावर -2। जीआरवी है नहीं, आंसर बताओ। 101.14। इंटरेस्ट निकालने की कोई खास ज़रूरत लेसी के सवाल में नहीं होती। कौन सा हम कोई नोट बना रहे हैं जिसमें रेकन्सिलिएशन बनाते हुए हमें अनअर्न्ड चाहिए, ठीक है। ठीक है जी। तो वर्किंग 2 इसके बाद आपने घर पे की होगी। डेट इंस्टॉलमेंट्स प्रिंसिपल इंटरेस्ट और बैलेंस। हमेशा इसको स्टार्ट करते हैं हम पीवी ऑफ एलपी से लेसी के सवालों में। ये बातें लिखते रहा करें ना, याद रहती हैं। यही तो इसी से सवाल बना आपके सामने, 5 नंबर का सवाल हो रहा है जी। तो 101.14 यकम जनवरी 20 पर ये स्टार्ट हुई है लीज। फिर पहली लाइन खाली, और यकम जनवरी 20 पर 33 की पेमेंट हुई, ठीक है। 33 कैसे बना है जी? एग्जामिनर 35 - 2 से बना है, ठीक हो गया। उसके बाद यकम जनवरी 21 पर 38.5 की इंस्टॉलमेंट है, और यकम जनवरी 22 पर 42.35। 25 ही हो जाता है वैसे, है ना, हर बार मुझे 25 लगता है। चलो, और कुछ है नहीं, ठीक है ना। अगर जीआरवी होता भी ना, अगर इस सवाल में होता भी, तो वो 31 दिसंबर 22 पे आता अलग थलग, क्योंकि एडवांस वाला सवाल है, उसमें पीओ या जीआरवी या यूजीआरवी हो, वो एंड पे आ जाते हैं वो अलग नज़र आते हैं। और अगर एरिया का सवाल हो तो इंस्टॉलमेंट समेत आ रहे होते हैं, ठीक है जी। फरमाएं। इंटरेस्ट कोई नहीं, सारा प्रिंसिपल और बैलेंस बता दें। 14। अब इंटरेस्ट 8.18, 30.32, 37. फिर जी 4.54, 0.82, 82 ही है। चलो लिख दो, ऐसे लिख दो, एक ही, वैसे तो एक ही बात है, कोई मसला नहीं। ये लो, बैलेंसिंग इंटरेस्ट को डाल दियो आपने, कोई नहीं पॉइंट जी। नो, कोई भी चीज़ लीज लायबिलिटी में क्या आएगा? जो लेसी ने लेसर को पैसे देने हैं, ठीक है। एसेट को उखाड़ने के पैसे क्या लेसर को देने हैं? नहीं, वो मजदूरों को देने हैं। एसेट लगाने के पैसे मजदूरों को देने हैं। आईडीसी के पैसे वकील साहब को देने हैं, बात समझ। ट्रांसपोर्टेशन के पैसे मिसाल के तौर पे वो ट्रक वाले को देने हैं, ठीक है। तो लीज पेमेंट में नहीं, ठीक है। तो फॉर द ईयर एंडेड 31st, ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 2020। जी, तो यकम जनवरी 20, पहली एंट्री, राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट। अब इधर देखो, ये हमेशा पीवी ऑफ एलपी। लीज लायबिलिटी में सिर्फ लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू होती है। यहाँ पर लीज लायबिलिटी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। लीज लायबिलिटी है ना, तो लीज की पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू, बस, ठीक है। ये कितनी है जी? अब हमने अलग कर लिया, बैलेंसिंग नहीं निकालते, छोड़ो बस, वो तरतीब ही हमने जबत बदल दी, ठीक है ना। एंट्री चलते चलते जी 14
101.14। नेक्स्ट थिंग इज IDC। नेक्स्ट थिंग इज IDC। तो यकम जनवरी 20 पर राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट IDC वाला जी कितना 5 और 5। ओह लीज इंसेंटिव कहाँ गया? माइनस कर दिया है। वो पहली किस्त में से नेट कर चुके हैं लीज पेमेंट में और प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट में वो नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, हाँ इसका तरीका ये है, पहली इंस्टॉलमेंट में से उसको नेट कर दिया करो। ठीक है उस जी बेटा लीज इंसेंटिव पे किस बात का इंटरेस्ट तो वक्त गुजरने के साथ, एडवांस के ऊपर क्या इंटरेस्ट, डाउन पेमेंट पे क्या इंटरेस्ट। ठीक है, तो फिर लीज इंसेंटिव पे भी क्या इंटरेस्ट? लीज इंसेंटिव लीज के स्टार्ट पे ही होता है, हाँ वो फिर माइनस आ जाता है। ठीक है ना, पहली किस्त में से नेट करना है तो कर लो, लेकिन वो फिर माइनस आ जाता है। ठीक है ना, इंसेंटिव उसको नॉर्मली दिया जाता है स्टार्ट के ऊपर ही खड़े होकर। देख लेंगे किसी सवाल में डाल के टेस्ट वगैरह में। नेक्स्ट, अच्छा जी, इसी दिन डीकमीशनिंग की कॉस्ट का एस्टीमेट लगाना है। देखो अब ये जो डीकमीशनिंग है ना, डिसमेंटलिंग, मैंने आपको अर्ज किया 3 दिन लगेंगे हमारे I-37 में जाके रिजल्ट के बाद जब आप आएंगे। ठीक है, और 3 दिन सही टिका, इफ्रिक है पूरा इसके ऊपर। जैसे वो SIC होता थे ना पहले, ISs होते थे ना, जब ISs उसके साथ जो है ना वो SICs आते थे, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी। अब जब से IFRS आ गए हैं तो फिर कोई क्लैरिफिकेशन हो तो उसके लिए इफ्रिक देते हैं, इफ्रिक। ठीक है ना, IFRIC। ठीक है, तो वो पूरा एक इफ्रिक है इसके ऊपर, ये प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग के ऊपर। ये हम रिकॉर्ड करना भी सीखेंगे। फिर उसको जैसे हमने ये प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली है, फिर इसको एक मिनट भाई, प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली है, इसको आहिस्ता आहिस्ता या वो हम अनवाइंड करके इंटरेस्ट भी बुक करेंगे। फिर ये कॉस्ट मॉडल भी होगा, रिवैल्यूएशन मॉडल भी होगा अलग अलग। फिर ये एस्टीमेट्स होंगे, ये एस्टीमेट होता है, इसमें चेंज भी आया करेगी। तो ये इतना आसान काम नहीं है पूरी बात को सीखना। इस पर पूरे 3 दिन, 3 से 3.5 लेक्चर लगते हैं इसके ऊपर, लगेंगे इंशाल्लाह वक्त आने पर। तो इसलिए फ़िलहाल सिर्फ इतना सा याद रख लो कि हमने कितनी लीज टर्म, 3 साल के बाद एक पेमेंट करनी है, 3 साल के बाद एक पेमेंट करनी है। तो वो उस वक्त वाले पैसे जो पे होने हैं वो अगर सवाल में दे दे तो आपने फिर वो यहाँ पर ऐड नहीं करने, बल्कि उनकी आज प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर एसडी कॉस्ट में ऐड करना है। फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता अनवाइंड कैसे करना है ये तो आज मैंने आपको पढ़ाना ही नहीं है। ठीक है, बहरहाल एंट्रीज की भी क्या है, जैसे बचपन में आपने सुना हुआ है इंस्टॉलेशन की कॉस्ट भी एसडी कॉस्ट में ऐड करो, डी इंस्टॉलेशन की भी। मैं अभी भी आपको बता रहा था, प्लांट खरीदो तो एंट्री करते हो प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, ये नहीं पे किया पैसे तो पेएबल क्रेडिट। फिर आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन पे की तो आप एंट्री करते हो प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट। इंस्टॉलेशन की तो प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट। डी इंस्टॉलेशन किया तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के प्लांट डेबिट पेएबल टू मजदूर्स आफ्टर 3 years क्रेडिट। उसका नाम प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग या डिसमेंटलिंग होता है। ठीक है ना, तो राइट ऑफ यूज डेबिट और प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, ये हो गया मुश्किल वाला नाम। आपके लिए सिंपल लायबिलिटी। पैसे आज दे दिए हैं क्या, 3 साल बाद देने हैं। 3 साल बाद कितने पैसे देने हैं, कॉस्ट ऑफ 4 million एट द एंड ऑफ लीज टर्म। तो ये 4 साल लीज टर्म, तीसरे साल के एंड में 4 million देने हैं ना। तो आज ये 4 million नहीं है, आज तो फिर ये 4 million का 1.12 raised to power -3 कितना 2.85। ठीक है, और दिल तो कर रहा है एक बात और भी लिख दूं जो कि है नहीं, हो तो सकती है। अगर यहीं कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ जाती सवाल में तो एंट्री होती राइट ऑफ यूज डेबिट कैश पे कर दिए कैश क्रेडिट, और ये क्या होता जी इंस्टॉलेशन ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। पर ये है कोई नहीं, होती तो ये भी यहाँ पर आ जाती और ये सारी चीज़ें मिलकर राइट ऑफ यूज एसेट बन जाती हैं जिसको हम फिर डेप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, नोट कीजिए, पॉज कीजिए ज़रा, एक मिनट जी। ठीक है जी, तो ये एक चीज़ नहीं भी थी, मैंने कहा चलो ये भी बात कर लेते हैं सवाल में अगर आ जाए तो। लेसी के सवाल के अंदर लीज लायबिलिटी सिर्फ पीवी ऑफ एलपी, बाकी सारी चीज़ें राइट ऑफ यूज़ में जाती हैं। एक तो ये बात याद की, लेकिन ये सारी चीज़ें जो आई हैं
चाहे आईडीसी है, चाहे प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग है, चाहे इंस्टॉलेशन के पैसे हैं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के पैसे हैं, ये ना तो वर्किंग 1 में है ना वर्किंग 2 में है, क्योंकि वर्किंग 1 लीज पेमेंट और प्रेजेंट वैल्यू है और वर्किंग 2 में उसी की मॉडरेशन स्केड्यूल है। हमने इंस्टॉलेशन लेसर को नहीं पे करते, हम डीकमीशनिंग के पैसे लेसर को नहीं पे करते, आईडीसी के पैसे लेसर, तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर नहीं जाएंगी। यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट की कैलकुलेशन है। क्लियर है ये बात, रहेगी याद। मसला सिर्फ यही आना है, आप लीज तकरीबन ख़त्म है, तो ये 2-3 छुट्टियाँ आ गई हैं, इनको नेमत जानो, सारी लीज रिवाइज कर लो। मैंने आज मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के अंदर भी मैक्सिमम बात जो है वो कर लेनी है, उसके बाद सिर्फ थ्योरेटिकल बातें थोड़ी बहुत रह जानी हैं, कुछ एमसीक्यूज़ की डिस्कशन, एक आधा लेक्चर उस पर लगना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता हम हो सकता है 1-1.5 लेक्चर के अंदर कर लें आने वाले दिनों में, लेकिन मेजर जो जिसको कहते हैं ना पोर्शन लीज का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको नेमत जानते हुए छुट्टियों को टिका के कर लेना। ठीक है, पिछले रिजल्ट को ना सोचना, अगले की फिक्र करना, उधर तो जो होना है वो हुआ है, अल्लाह खैर करेंगे। ठीक है, अच्छा अब 31 नहीं किस्त पहले ही आ गई है, तो ये अभी तो एसेट रिकॉर्ड हुआ था। चलो अब 1 जनवरी 20 पर एक किस्त आ गई, उसकी एंट्री है लीज लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट 33 से। लेकिन बच्चों एडवांस का सवाल है, एडवांस के सवाल में आपकी इंटरेस्ट पेमेंट जो है, आपके इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो आपके साल की पेमेंट के सामने नज़र नहीं आता। यही तो खतरे की बात है कि नज़र नहीं आता, वो अगले साल के पहले दिन पड़ा होता है, लेकिन एक्सपेंस तो इस साल का होता है। तो 31 दिसंबर 20 के ऊपर खड़े होकर 8.18 का जो इंटरेस्ट है वो इस साल का रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो इस साल के एंड पे नहीं हो रहा, अगले साल के पहले दिन हो रहा है। ठीक है, तो 8.18 की एंट्री करेंगे 31 दिसंबर 20 पर, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 8.18। ठीक है जी, और उसके बाद डेप्रीसिएशन होगी। ठीक है, डेप्रीसिएशन होगी 31 दिसंबर 20 पर, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अभी इधर देखो ज़रा, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकलने लगा है, अलहदा क्या इकट्ठा करते हैं, यहाँ पे कौन सा अलहदा? अलहदा तो तब था जब लेसर का सवाल था, ऑपरेटिंग लीज थी और उसने 10 साल वाले एसेट को सिर्फ 3 साल के लिए लीज पे दिया था, तो एसेट 10 साल पे डिडक्शन होना था और आईडीसी ने 3 साल पे। यहाँ पे तो यही राइट ऑफ यूज़ है, बस यही लीज है, यही सब कुछ है। तो इधर देखो इकट्ठा कर लिया करना, 101.4 प्लस 5 प्लस 2.85 प्लस 0, अब ना लिखो प्लस नहीं, बस प्लस 0 प्लस 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 डिवाइडेड बाय, अब ये टोटल कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज आ गई। अब ओनरशिप विल ट्रांसफर या विल नॉट जीआरवी आ रहा है, विल नॉट ट्रांसफर, बातें शुरू वाली भूल ना जाना, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर, तो फिर डेप्रिशिएट करेंगे ओवर शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीज टर्म। यूजफुल लाइफ तो सवाल में गिवन ही नहीं है मेरे ख्याल से, गिवन है तो फिर 3 ही है हमारे पास, तो 6.41 36.33 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। और मेरे प्यारे बच्चों एक और एंट्री आनी है जो मैं अब बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो है अनवाइंडिंग ऑफ प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग इंटरेस्ट। ठीक है ना, होता क्या है देखो, इस वक्त ये लायबिलिटी खड़ी है 2.85 पे, अगर इसको यहीं खड़ा रहने दिया हमने तो तीसरे साल के एंड में मजदूरों को ये तो नहीं देने, मजदूरों ने तो सब मांगने हैं 4, तो फिर ऐसी अकाउंटिंग करेंगे हम IFRS इफ्रिक के अंदर जाके, जब IAS 37 में जाकर इसको सीखेंगे तो ऐसी अकाउंटिंग करेंगे कि हर साल इंटरेस्ट बुक करेंगे। बेसिकली क्या किया है, इसको वापस बुला के वाइंड करके लपेट के रख लिया लायबिलिटी को। अब वक्त गुजरता जाएगा तो इसको खोलते चले जाएंगे, लायबिलिटी ओपन होती चली जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्रेडिट होती जाएगी और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होता जाएगा। हर साल के एंड पर ऐसा होगा और तीसरे साल के एंड पर ये लायबिलिटी बढ़ के 4 हो जाएगी, लेकिन ये वहीं पर देखेंगे। फिलहाल मैं ये एंट्री आपको नहीं करवा रहा,
अब इसका असर क्या होगा? इसका असर सिर्फ ये होगा कि घर पे आप जब इस सवाल को करेंगे, वैसे कितने बच्चों ने किया था इस सवाल को? तो घर पे इन बच्चों ने सवाल किया होना है, उनको मसला आया ना प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, एक इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा होना है इसका, जो आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरा 36, दूसरा जो है एक जी, और दूसरा जो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग की बुक वैल्यू है 31 दिसंबर 20 पर, वो 2.85 नहीं होनी बल्कि कुछ बढ़नी है। तो ये दो चीज़ों में आपको सोल्यूशन के अंदर मैचिंग नज़र नहीं आएगी, बाकी सब ओके होगा। बाकी लीज लायबिलिटी भी सही निकलेगी, इंटरेस्ट पेएबल की फिगर भी सही होगी, सब कुछ बाकी सही होगा सिवाय इसके, ठीक है। तो उसको अभी फिलहाल आपने बॉदर नहीं करना, ओके। हैं? क्यों हो सकती है? उसको डेफिनेट नहीं करेंगे फिर? नहीं, वैसे मतलब नॉर्मली होती नहीं है, लेकिन हो तो सकती है, ऐसा तो नहीं कह सकते हम। कोई एसेट हो हमारे सामने, हम कैसे कह सकते हैं कि जी हमें समझ नहीं आ रही इसने कितने साल फ़ायदा देना है, तो ये इंडेफिनेट हो गया। फ़ायदा तो देना है, समझ नहीं आ रही कितना अरसा देना है, तो ये इंडेफिनेट ही हुई ना। तो उसको कैसे हम डेप्रिशिएट करेंगे? जी जी जी, वो खुद ही बताएगा, ठीक है। यार इत्तेफाक से ना एक चीज़ हमारी तैयार हो गई है, ठीक है, हुई तो इत्तेफाक से ही है, लेकिन चूंकि हो गई है तो एक नज़र डालते चलें अगर, तो अच्छा हो। ज़रा चेक करें, लेसी की डिस्कशन होगी, मिलेगी आपको लेसी की वो राइट ऑफ यूज़ और लीज लाइबिलिटी के अंदर क्या कुछ आता है। लेट मी लब, इतनी ताज़ा खबर? ये 2.3 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, ये एक नज़र देख लो, ये इत्तेफाक से ना ये तैयार हो गया है। राइट ऑफ यूज़ एंड लीज लाइबिलिटी रेगुलेशन एंड मेजरमेंट, ठीक है, पेज नंबर है जी 37। वो कहता है राइट ऑफ यूज़ और लीज लाइबिलिटी को रिकॉर्ड किस पे करना है, इनिशियल मेजरमेंट, रिसेप्शन मेजरमेंट किस पे होनी, ये वो बात है, ठीक है। तो राइट ऑफ यूज़ अभी अभी मैं आपको दिखा के लाया हूँ कि राइट ऑफ यूज़ में क्या क्या आता है, ठीक है। राइट ऑफ यूज़ में वो कहता है जी एट द कमेंसमेंट ऑफ, इनिशियल रिकग्निशन क्या होती है? एट द कमेंसमेंट डेट लेसी शैल रिकॉर्ड अ राइट ऑफ यूज़ एसेट एंड अ लीज लायबिलिटी। राइट ऑफ यूज़ डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, ये रिकग्निशन पे हम करते हैं। तो मेजरमेंट इनिशियल रिकग्निशन क्या है? आपने ये रिकॉर्डिंग करनी है, राइट ऑफ यूज़ डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट। अब इनिशियल मेजरमेंट क्या है? किसने पर रिकॉर्ड करें, कितने पर रिकॉर्ड करें, तो वो बता रहे हैं अब कि आपने राइट ऑफ यूज़ में ये सब कुछ रिकॉर्ड करना है और लीज लायबिलिटी में ये। राइट ऑफ यूज़ में क्या होगा? कहते हैं जी एट द कमेंसमेंट ऑफ डेट लेसी शेल मेजर राइट ऑफ यूज़ एसेट एट कॉस्ट, ये एट कॉस्ट आना है, और कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट शैल कंप्राइज, कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज में शामिल होगा, कॉस्ट में शामिल होगा क्या क्या, क्या क्या, बोले 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 बोले। सबसे पहला द अमाउंट ऑफ इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी, यानी ये राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, ठीक है। इनिशियल मतलब पीवी ऑफ एलपी जो आपने निकाली है, ठीक है। तो राइट ऑफ यूज के अंदर क्या होगा? राइट ऑफ यूज कॉस्ट के अंदर क्या होगा? अमाउंट ऑफ इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी किस पे होती है जी? लीज लायबिलिटी की सबसे पहली इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है? पीवी ऑफ एलपी पे, पीवी ऑफ एलपी पे। तो वो यही कह रहा है कि राइट ऑफ यूज के अंदर शामिल होगा पीवी ऑफ एलपी, ठीक है। इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी आ गई ये, ठीक है जी। और पहले सी देख लें, सी
एनी आईडीसी कॉस्ट इनकर्ड बाय लेसी। जी, इसकी एंट्री क्या अभी अभी किया आपने, कैश क्रेडिट आईडीसी करके आए हैं, ये भी आ गया। फिर द एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट टू बी इनकर्ड बाय लेसी इन डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द एसेट एंड रिस्टोरिंग साइट, राइट ऑफ यूज डेबिट, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। ठीक है, ये भी आ गया, ये भी हम करके आए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर लीज पेमेंट मेड एट और बिफोर कमेंसमेंट डेट लेस एनी इंसेंटिव रिसीव, आपने जो लीज पेमेंट करनी है ना, ठीक है, उसमें से आपने लीज इंसेंटिव को क्या कर देना है, लेस। इसकी कोई एंट्री नहीं करते हम बेसिकली। अगर एंट्री करना चाहें ना तो एंट्री इसकी ये बननी चाहिए कि हम राइट ऑफ यूज़ को एक तरह से कम ही कर रहे होते हैं, लीज लाइबिलिटी को बेसिकली कम कर रहे हैं, लीज लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन हम उस तरफ आने नहीं देते चीज़ को। हम पहले किराए में से ही उसको माइनस कर देते हैं। जब पहले किराए में से इसको माइनस करते हैं, ये 33, तो ये 33 इधर भी नहीं आता, इधर भी नहीं आता। जब इधर नहीं आता तो इधर भी नहीं आता, यानी कि वो राइट ऑफ यूज में से वैसे ही माइनस हो जाता है। ठीक है, इसकी मैं एंट्री नहीं कर रहा, कहीं आपको कंफ्यूज ना करे। ठीक है, तो राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट आ गया, राइट ऑफ यूज डेबिट, कैश आईडीसी, राइट ऑफ यूज डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। बस उन्होंने इंस्टॉलेशन की बात भी नहीं की, हमने तो वो भी कर ली। ठीक है, नेक्स्ट। और लीज लायबिलिटी के बारे में क्या कह रहे हैं, एट द कमेंसमेंट डेट a lessee shall measure the lease liability at present value of lease payment that are not paid at that date। जाहिर सी बात है, पहले दिन तो सारे के सारे ही पेएबल होते हैं, इसीलिए तो हमने लीज इंसेंटिव को उसमें से माइनस कर दिया था कि वो तो समझो पे क्या हुआ, मतलब वो तो देना ही नहीं है कभी, तो हमने माइनस करके ही लिख दिया। ये सारी की सारी लीज लायबिलिटी है और ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू है जो अभी तक पे हमने नहीं किया हुआ, ये सारे का सारा लीज लायबिलिटी है। ठीक है, डिस्काउंटिंग the lessee, the lease payment shall be discounted by lessee using interest rate implicit in the, implicit rate ही use करेगा if that rate can readily be determined, अगर उसको पता है तो। sometime lessee might not able to ascertain the interest rate if that blah blah blah, सारा कुछ किया हो, ये blah blah सारा पढ़ लेना, सब कुछ आपको पता है। ठीक है, अच्छा, इनिशियल मेजरमेंट तो हो गई, एट कॉस्ट हमने कर ली। आगे स्टैंडर्ड कहता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में आप चाहो तो कॉस्ट मॉडल पे भी चल सकते हो, रीवैल्यूएशन मॉडल पे भी चल सकते हो, फेयर वैल्यू मॉडल पे भी चल सकते हो। क्या मतलब बताता हूँ। फिलहाल आफ्टर, अब ये राइट ऑफ यूज की बात हो रही है, आइए 16 की तरह से एसेट है। अब एसेट अगर आपने कॉस्ट मॉडल पे रखना है तो वो नजर आएगा कॉस्ट लेस एक्यूमुलेशन लेस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी पे। ठीक है, और अगर आपने रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखना है तो वो रीवैल्यूड अमाउंट माइनस एक्यूमुलेशन माइनस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस पे आएगा। और अगर आपका ये राइट ऑफ यूज देखें, राइट ऑफ यूज पीपीई वाले स्टैंडर्ड्स कब अप्लाई करवाएगा, जब आपने लीज पे लिया हुआ एसेट यूज किया है बिजनेस में, लेट्स से टू प्रोड्यूस आउटपुट जिसको आपने बेचना है। और अगर आपने लीज पर लैंड और बिल्डिंग लिया है और उसको आपने आगे किराए पर दे के रेंटल्स कमाने हैं, तो फिर आपका जो राइट ऑफ यूज है ये कॉस्ट पे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में फेयर वैल्यू लाना है तो वहां पर रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं होगा, क्योंकि वो IAS 16 जैसा नहीं है, वो IAS 40 जैसा है। तो फिर आपने सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में फेयर वैल्यू मॉडल रखना है। ठीक है, ये सारी डिस्कशन यहाँ पे हुई है, आपने इसको लाजिमी पढ़ना है। ठीक है, फिर मुझे बताना है कोई मसला तो नहीं आया। ठीक है, डेप्रिसिएशन सारी डिस्कशन। अदर मेजरमेंट मॉडल्स में उन्होंने दो कहे हैं, पहला फेयर वैल्यू मॉडल, दूसरा रीवैल्यूएशन मॉडल। फेयर वैल्यू मॉडल तब जब आपका राइट ऑफ यूज आगे किराए पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, लैंड और बिल्डिंग आपने लीज पे लैंड और बिल्डिंग ली, आगे किराए पे दे दी और किराए कमा रहे हैं, तो आप चाहो तो उसे कॉस्ट मॉडल पे रखो राइट ऑफ यूज को, चाहो तो फेयर वैल्यू मॉडल पे IAS 40 वाला। और अगर आपने एसेट लीज पे लिया है, उसे बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, तो फिर आप क्या करो, चाहो तो कॉस्ट मॉडल पे रखो, चाहो तो IAS 16 जैसा रीवैल्यूएशन मॉडल है वो यूज कर लो। ठीक है, इसको फिलहाल आप रहने दो, मैं खुद पढ़ा दूंगा। ठीक है, अच्छा, ये डेफिनेशन के रूल्स सब हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब वो थोड़ी सी बात जो मैं कह रहा था कि हम कर लेते हैं,
वो जो कन्फ्यूज़न आ रही थी, कन्फ्यूज़न यहीं पर ही करते हैं इस कन्फ्यूज़न का। ये कन्फ्यूज़न घर पे वैसे आई थी किसी को? चलो मैं ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ लो कि कन्फ्यूजन मेरा दिल है कि आ जाए ज़रा, क्योंकि जो कन्फ्यूजन यहाँ पर आ जाती है ना वो वारे में होती है। ठीक है, लेट्स सी, ये अभी अभी हम जो देख कर आए सीन, जो सिनेरियो हम देख कर आए थे जहाँ से मैंने इस सवाल को करवाया है उसकी बात करते हैं। एक लेसी के सवाल में लिखी होती है गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जो है वो लेट्स से 8 मिलियन। ठीक है, और ये 8 मिलियन एग्रीमेंट में लिख दिया तो तय हो गया। ठीक है, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। ओके, तो तय हो गया कि लेसी 8 मिलियन जीआरवी 8 मिलियन पैसे 8 मिलियन रुपए देगा एट द एंड ऑफ लीज टर्म। ठीक है, अब एक चीज होती है एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, तो यही हम अभी थोड़ी देर पहले देख कर आ रहे थे वहां पर ऑप्शन 1। कभी ऐसा होता है कि एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू है सवाल के अंदर, मिसाल के तौर पे भाई कह रहे हैं 10 मिलियन, या दूसरा ऑप्शन रेजिडुअल वैल्यू है सवाल में 4 मिलियन। ठीक है, अब हमने जीआरवी डिटरमिन करनी है। क्या डिटरमिन करना है जी? जीआरवी डिटरमिन करनी है, तो हमने इसके लिए अंग्रेजी क्या लिखी थी? एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है कि लेसी बैठकर सोचेगा, ठीक है, कि मुझे कितना पे करना पड़ सकता है। लेसर के सवाल में ऐसा कुछ नहीं होना, लेसी ये सोचेगा। अब पहले केस में लेसी क्या सोचेगा? अगर मैंने 8 गारंटी किया है और मैंने इतना संभाल के इस्तेमाल करना है कि लाइफ के एंड में 10 आ जाएंगे, तो मैं कितना पे करूंगा फिर? ठीक है, और दूसरे केस में अभी थोड़ा बहुत तो मैं मिसयूज़ करूंगा, मतलब 4 का बिक जाएगा। भाई ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बहुत अकाउंटिंग में बहुत सारे एस्टीमेट्स हम लगा के चल रहे हैं। अभी तो I-37 में पहुंचो तो आपको लगेगा पता क्या कुछ एस्टीमेट्स होते हैं। ठीक है, तो अकाउंटेंट्स बहुत सारे एस्टीमेट्स लगा रहे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए, और उनमें जब चेंज आता है तो अकाउंटिंग एस्टीमेट की चेंज अकाउंटिंग एस्टीमेट की चेंज को अकाउंट फॉर करना हमें आता है। ठीक है, मज़ीद भी सीखेंगे हम। तो जीआरवी कितनी जी? 4 मिलियन, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब ये किसका केस है जी? लेसर की अगर बात करें, लेसर का सवाल है, अज्यूम कर लेते हैं कोई फिगर के जीआरवी सवाल में गिवन है लेट्स से 18 मिलियन। ठीक है, अब लेसर के सवाल में कोई सोच वोच ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, एक होगी एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, एक होगी गारंटीड, और बाकी बची हुई यूजीआरवी। ठीक है, तो लेसर के सवाल की अगर बात करें तो फिर उसी तरह से हम चलते हैं जी कि एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू ऑप्शन 1। कहीं और कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? क्लियर ही हो रहा है ना? मैं गया ना उल्टा मुसीबत गल पे आ जाए जी। एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू में 2 ऑप्शन रखते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन 18 मिलियन था, 26 मिलियन एक्सपेक्टेड आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन 18 मिलियन था और 13 मिलियन आ जाएगा। एस्टिमेट लगा लिए। ठीक है, अब हमने जो निकालना होता है वो बेसिकली यूजीआरवी और जीआरवी दोनों ही निकालने होते हैं। ठीक है, क्योंकि सवाल के अंदर फिलहाल एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू गिवन है। अब लेसर भी सोचेगा। ठीक है, लेसर सोचेगा कि अगर मुझे बाज़ार से 26 मिलियन टोटल रिसीव होना है, जिसमें से 18 तो मुझे आ जाएगा लेसी से, तो बाकी 8 फिर क्या है वो बाहर बेच दूंगा, बाहर बेच के कमा लूँगा। ये एसेट तो मेरे पास आ ही जाना है, कितना? 8। तो ये 18 फिर जीआरवी और ये 8 यूजीआरवी। ठीक है, लेसर की सोच भी चल पड़ी। ऑप्शन 2, लेसर सोच रहा है
तो ये 13 मिलियन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें से लेसी ने तो 18 मिलियन गारंटी कर दी है, ये तो हो गया GRV। तो फिर बाकी क्या है, कुछ भी नहीं है। तो UGRV फिर क्या हो गया, 0। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है। लेसी के सवाल के अंदर फिर हमने ऐसा, लेसर के सवाल के अंदर फिर ऐसा नहीं करना होता एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव फ्रॉम, नहीं, बोल दिया भाई आपने 18 तो बोल दिया। अब लेसर क्या कह रहा है, मैं तो अपनी किताबों में इसको गारंटी लिखूंगा ही लिखूंगा। अगर एक्सपेक्टेड है 26 आना है तो ये लेसी से आना है, बाकी बार से। और अगर 18 लिखा हुआ है, 13 भी आना है ना एक्सपेक्टेड, तो फिर मैंने उसको सही चुना लगा लिया है, उससे तो 18 ही लूँगा, ये तो गारंटीड हो गया। UGRV फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलें जी, ये भी बात हो गई। अब ये हमारा सवाल था, बस ठीक है, मेरे ख्याल में तो अब मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं जी अब अगले सवाल की तरफ। अब 2-3 सवाल हमने करने हैं, ज़रा अहम सवाल हैं। तो प्रेजेंटेशन की थोड़ी बात करनी है, थ्योरी की, लेकिन वो बाद में करते हैं। पहले मेरा दिल है कि हम मुश्किल वाली जो एंट्री है ना, जो मैक्सिमम मुश्किल है मैन्युफैक्चरर डीलर में, वो एंट्री करते हैं, उसके 2 सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। फिर जो टाइम बचेगा, बचे खुचे टाइम में फिर हम थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ लेंगे, ठीक है। नोट तो नहीं करना था ना कुछ, पास पेपर पे ही रहे, पास पेपर 8 ये करेंगे। हो गया जी, पास पेपर 12 कंप्लीट। सिर्फ पार्ट A किया है, पार्ट B को मैंने अभी छोड़ दिया, ठीक है, उसको छोड़ें, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी थ्योरी हमने पढ़ ली है, वो जी बेटा बना लोगे, नहीं बना सकते। मैंने यही कहा है कि आप सवाल अब पूरा कर लेना। इस सवाल के अंदर मसला सिर्फ ये आएगा, मैंने वही तो बताया आपको, कि आपको इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक इंटरेस्ट डीकमीशनिंग वाला नज़र नहीं आएगा एक्सपेंस, और दूसरा बैलेंस शीट में आपकी जो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी में नज़र आनी है, वो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग 2.85 नहीं होगी, इससे ज़्यादा होगी, वो इंटरेस्ट की जो अनवाइंडिंग रिकॉर्ड की। तो ये 2 फिगर्स के अलावा बाकी सब वही है जो आपने आज तक किया, इसलिए मैंने फिर वो एक्सट्रैक्ट्स नहीं बनाए, टाइम ज़ाया नहीं किया, ठीक है। नया सवाल करें ना, नया काम कर लें। अब पेज नंबर 132 है, पास पेपर 8 है, क्वाड्स। सवाल को पढ़ने में थोड़ा टाइम लगना है, बैठ के पढ़ते हैं, फिर वो कर लेंगे वहाँ पे जाके। वो इतनी देर में मुझे पता है मेरे कोई दोस्त यहाँ से मिटा देंगे बोर्ड को, है ना, मिटा देंगे ना, कोई ना कोई तो मिटा ही देगा, कोई तो होगा ही जो मिटा देगा। हाँ, मेरा से ज़्यादा उठा, वो पढ़े हैं। आपको क्या लगता है मेरे काम में एक बच्चा लगा होगा और मैं उस वक्त पढ़ा दूंगा, मतलब आपको क्या लगता है ऐसा होगा? ऐसा नहीं, ये असूल ही नहीं। इसीलिए तो कहते हैं उलमा काम से और बड़ों से बुज़ुर्गों से सुना है कि जो अल्लाह के काम में लगा होता है, ऐसा नहीं होता है कि अल्लाह पाक उसको छोड़ देंगे, आगे पीछे कर देंगे, फिर अल्लाह पाक उसका ख्याल रखेंगे, जो अल्लाह के काम में लगा होता है। अच्छा जी। जी पेज नंबर 132 पे आ जाएं, आ भी जाएं, सवाल को पढ़ना शुरू करें तब तक। क्वाड्स ऑटो लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रक्स। मैन्युफैक्चरर है फिलहाल, तो ये पता लगा। Since a number of prospective customers do not have adequate passage to purchase the vehicles against full payment, Quads also provide lease financing. मतलब मैन्युफैक्चरर भी है
और लेसर भी है, तो मैन्युफैक्चरर लेसर का सवाल है, यहीं से पता लग जाता होता है। इट एक्सपेक्ट्स टू रिसीव अ रिटर्न ऑफ 15% पर एनम ऑन द अमाउंट ऑफ लीज फाइनेंस, ये है जी इम्प्लिसिट रेट। ऑन यकम जनवरी क्वाड्स सोल्ड 7 ट्रक्स टू एमरल्ड गोल्ड ट्रांसपोर्ट ऑन लीज। तो इस सोल्ड से परेशान मत होना, मैं तो यूं कहूँगा कि क्वाड्स के सोल्ड के लफ्ज़ से परेशान होने की वजह से क्वाड ही दो सवाल से वैसे पढ़ा रहे, मतलब सेल किया है ऑन लीज, तो ये परेशान करने के लिए सोल्ड का लफ्ज़ है, इससे परेशान धोखा ना खाना, ये सेल नहीं है बल्कि ये लीज है। हाँ, इसमें सेल वाला प्रॉफिट भी होगा और फिर इंटरेस्ट वाला भी, ठीक है। द टर्म्स ऑफ लीज आर एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। हाँ जी, अच्छा अब ऐसी तरह तेजी से मैं पढ़ रहा हूँ। लीज पीरियड 4 साल है, ई सेल गारंटी किया कुछ, लीज रेंटर्स इतने हैं, एरियर में है, कॉस्ट ऑफ ई ट्रक इतना है, सेल प्राइस इतना है, रेजिडुअल वैल्यू इतना है, रिक्वायर्ड भी छोड़े फिलहाल, जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस, ये नहीं, ये रिक्वायरमेंट ए पढ़ें, बाकी सब मैंने तफसील से पढ़ाना है, लेकिन वैसे ही मैंने एक बार गो थ्रू किया सवाल को, ज़रा रिक्वायरमेंट पढ़ें। जनरल एंट्रीज आगे आगे किसकी किताबों में, कहाँ लिखा हुआ, कहाँ ऊपर, ऊपर कहाँ ये अज्यूमिंग के आगे दोनों का नाम लिखा हुआ, हाँ ये कोई 12-13 साल पहले आया हुआ सवाल है, लेकिन बदतरीन सवाल है ना, इससे पहले कभी ऐसा सवाल आया था ना इसके बाद कभी आया। इस सवाल में उन्होंने लिखा नहीं कि किस की एंट्रीज करनी है, ठीक है, लेकिन कॉमन सेंस इज़ द मोस्ट अनकॉमन थिंग, ठीक है, जो आप नहीं इस्तेमाल करते वो कर लेते तो वैसे ही पता लगता है। देखो कहानी पता है क्या चल रही है, कहानी ऐसे चल रही है कि क्या नाम है तुम्हारा, अहमद बहुत अच्छा बच्चा है, अहमद सुबह सुबह नमाज़ पे उठता है, अहमद उसके बाद वॉक करता है, उसके बाद अहमद जो है वो कॉलेज आता है, फिर वापस जाता है, फिर पढ़ने बैठ जाता है, फिर अहमद का बूट टूट गया है और अहमद के नंबर इतने आए हैं, अहमद ने टेस्ट भी सही दिया है। अब इस सारी बात के अंदर आपको कोई जो है वो इररेलेवेंट बात लगी है, थोड़ी सी सारी पढ़ाई की बातें, अच्छे बच्चे वाली, बीच में एक बूट टूट गया, थोड़ी अजीब सी बात लगी। अच्छा क्या नाम है भैया आपका, अब्दुर्रहमान लाहौर से निकले हैं, अब्दुर्रहमान जा रहे हैं मरी घूमने, अब्दुर्रहमान यहाँ से बस पे बैठे, मरी के रास्ते पे निकल गए, पिंडी पहुँचे, वहाँ से उतरे, मरी गाड़ी बैठे, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, और QM बहुत अच्छी आती है इनको, और उसके बाद वहाँ पे पहुँचे हैं, फिर वहाँ से कोहाला चले गए हैं, फिर वहाँ से वापस आए हैं। अब ये सारी बात चल रही थी अब्दुर्रहमान के ट्रिप टू मरी की, और बीच में उसको QM बड़ी अच्छी आती है। कुछ ऐसी ही बात यहाँ पर भी हुई। क्वाड्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ट्रक्स की, क्वाड्स के क्योंकि सारे कस्टमर जो हैं वो पूरी पेमेंट नहीं कर सकते, तो क्वाड्स जो है वो लीज फाइनेंसिंग की भी फैसिलिटी देते हैं, और क्वाड्स जो है वो 15% इंटरेस्ट रेट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिटर्न रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और क्वाड्स ने EGTCL को ट्रक बेच दिए, ठीक है ना। तो कॉन्टेक्स्ट चल रहा था क्वाड्स का, बीच में थोड़ी सी बात आ गई लेसी की भी, ठीक है। तो ये सवाल लेसर का ही है, यानी कि एंट्रीज करनी हमने लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। वैसे एक जुगाड़ बता दूं, ऐसे सवालों के अंदर अगर कभी हो भी ना, तो जिसकी बात पहले पैरा में शुरू होगी ना उसी का ही सवाल होगा नॉर्मली, उसके अलावा की बात नहीं होती, ऐसी जुगाड़ बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो सवाल ये लेसर का, बहरहाल इससे पहले या इसके बाद कभी ऐसा हुआ नहीं, ऐसा कोई सवाल आया हो, ये बड़ी फजूल सी बात थी, उनको बताना चाहिए था, ठीक है। अच्छा चलें आगे, आप तफसील से पढ़ते हैं जी। सवाल तो है क्वाड्स का, ठीक है, क्वाड्स ऑटो, अच्छा जी AC बंद कर दें यार, बल्कि तेज़ कर दें इसको, इसमें से आ रही, अच्छा जी कुछ चीज़ इसमें मरी पड़ी होगी, AC बंद करवा दें। अच्छा जी सुने, क्वाड्स ऑटो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और वो लीज फाइनेंसिंग भी करते हैं, और 15% इसका रेट है उनका रिटर्न, रिक्वायर्ड रिटर्न, ठीक है। यकम जुलाई 10 पे उन्होंने 7 ट्रक्स EGTCL को दिए ऑन लीज, बस ऐसे कर लेते हैं ये बात, ठीक है। ये देखो यकम जुलाई 10 पे 7 ट्रक लीज पे दिए हैं EGTC को,
7 ट्रक लीज पे, बस कर दो ना यार, 7 ट्रक लीज पे दिए हैं ईजीटीसी को, ठीक है। द टर्म्स ऑफ लीज एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। द लीज पीरियड इज 4 years, एक्सटेंडेबल अप टू एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ ट्रक दैट इज 5 years। अच्छा, इसमें ना अब 2 बातें वो कर गया फनकारी से। पहले उसने कहा कि लीज टर्म 4 साल है, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 5 साल तक, जो कि यूजफुल लाइफ भी है एसिड की। 5 साल ही एसिड की यूजफुल लाइफ है। बात समझ आई है? फिर जुमला पढ़ो, लीज पीरियड कितना है? 4 साल, ठीक है। वन ऑफ द टफ क्वेश्चंस, मतलब टफ यूं कह रहा हूं कि मैन्युफैक्चरर डीलर में यूजीआर बस इसमें है ना, इसलिए टफ हो गया। तो छुट्टी करके जो घर बैठे हुए हैं, अगर वो लेक्चर लिए बगैर आएंगे छुट्टी के बाद, तो फिर उनकी छुट्टी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? पिछला रिजल्ट जो आए अगला ज़रूर ख़राब कर लेंगे। तो कहा जाता है छुट्टी के साथ छुट्टी ना मिलाया करें, लेकिन नहीं, परवाह नहीं है, ठीक है, सुनते ही नहीं है। सुने अब, आप तो सुने। लीज पीरियड है 4 साल, जो कि एक्सटेंडेबल है 5 साल तक, जो कि यूजफुल लाइफ है, यानी यूजफुल लाइफ 5 साल है, लीज टर्म 4 साल है और एक्सटेंडेबल अप टू 5 years है। अब मसला ये है कि ये नहीं पता लग रहा कि उन्होंने एक्सटेंड करना है या नहीं करना। सवाल ही बताता होता है ना। अब सारा सवाल पढ़ने पर जाके पता लगे, इससे बेहतर है ये अज्यूम वाली बात पढ़ लो। रिक्वायरमेंट, अज्यूमिंग दैट QAL एंड EGTC इंटेंड टू एक्सटेंड द लीज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। मतलब के एक्सटेंशन को लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 साल तुम जाओ, 5 साल आप आए, ठीक है। हमारी लीज टर्म 5 साल, डन हो गया। अब बहुत सारी चीजें ना सवाल के अंदर 4 साल 5 साल, 4 साल 5 साल, 4 साल 5 साल इस तरह से दी होंगी। हमने 4 साल वाली को इग्नोर इग्नोर इग्नोर, 5 साल वाली को ले आएंगे सवाल के अंदर, ठीक है। लें जी, अभी अभी डिस्कशन करके आए। अब वो पता नहीं मैंने कहाँ की थी डिस्कशन, चलो जहाँ भी की थी, उम्मीद है याद होगी। EGTC हैज़ गारंटीड, EGTC कौन है? लेसी। लेसी हैज़ गारंटीड अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 60,000 फॉर ईच ट्रक टिल द एंड ऑफ 4th year। हाउएवर द गारंटी वुड लैप्स इफ लीज टर्म इज एक्सटेंडेड टू 5th। तो इसका मतलब हमारे हिसाब से तो फिर ये कुछ ना हुआ ना, क्योंकि ये तो 4थे साल के एंड पे एक GRV है। अगर वो कहता है लीज 5वें साल तक जाए तो फिर कुछ गारंटी नहीं कर रहा लेसी, ठीक है। इसका मतलब 5th year के एंड पर GRV कितनी है? 0, ठीक हो गया। नेक्स्ट, EGTC विल रिटर्न द ट्रक एट द एंड ऑफ, वापस कर देगा, लेसी ने वापस कर देना इनको टैक्स। वैसे भी ये GRV UGRV वगैरह ने जब आना होता है, खैर GRV नहीं है, पर पिछले 4थे साल के एंड पे तो थी ही ना। आप कहोगे ये वापस लेसी ने वापस करना है एसेट, तो लेसर क्या करेगा उसका? यार कबाड़ियों को बेच के भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, टेंशन ना लो, वापस आ रहा है तो आने दो, ठीक है ना। वो कह रहा है कि लेसी विल रिटर्न द ट्रक एट द एंड ऑफ लीज। लीज रेंटल्स अमाउंटिंग टू 27-15 पर एनम आर पेबल इन एरियर। द कॉस्ट ऑफ ईच ट्रक, कॉस्ट ऑफ ईच ट्रक इज 9 लाख। ये ईच जो है ना, ये बड़ा बदतमीज है, ठीक है। लीज रेंटल इकट्ठे दे दिए, पूरी लीज के 7 ट्रक गए थे, नीचे ईच ट्रक की कॉस्ट दे दी, ईच ट्रक की सेलिंग प्राइस दे दी, तो उसको भी 7 में कन्वर्ट करना था। फनकारियां। तो कॉस्ट ऑफ ईच ट्रक इज 900,000। उसके बाद प्राइस इन केस ऑफ आउटराइट सेल, मतलब कोई कैश लेकर आ जाए तो कैश सेलिंग प्राइस कितनी है? हाँ जी, सेल प्राइस, आउटराइट सेल प्राइस इज 1350। अगेन पर ट्रक है, ये अगेन पर ट्रक है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, ये सेलिंग प्राइस आ गई, ठीक है। आउटराइट प्राइस ऑफ आउटराइट सेल इज 1350, ठीक है। चलें जी, ये हो गया। उसके बाद द एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ईच ट्रक एट द एंड ऑफ 4th year, जा भाई परे, एंड 5th year, आजा भाई आजा, इज 100,000, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस मेक्स एवरीबॉडी
मैन एंड वुमेन परफेक्ट, इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेसर का सवाल अभी करके आए हैं हम ना, दोनों साल को देख लेते हैं। अगर फोर्थ ईयर के एंड पर अगर लीज टर्म 4 साल होती, अगर लीज टर्म 4 साल होती तो पहले तो अभी सवाल ने बता दिया एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी होती 150, ये इसको भी काट के आया हूँ। और ये चौथे साल के एंड पर कितना गारंटी कर रहा था लेसी, ये कट चुका है, कितना 60 है। तो अगर एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू में से 60 गारंटीड है तो फिर 90 क्या है, यूजीआरवी इग्नोर करेंगे, पता नहीं कौन है। अच्छा, और अगर हम आ जाएं 5th ईयर के एंड पर, यानी अगर हमारी लीज 5 ईयर्स की हो, ज़रा प्रैक्टिस हो जाएगी ना, वरना तो 5 साल लेकर हम ये देखते ही ना। ठीक है, 5वें साल का एंड अगर आ गया है तो फिर एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है जी 100। ठीक है, 100 में से लेसी कितना गारंटी कर रहा है 0, तो 0 हो गया जीआरवी। तो फिर बैलेंसिंग फिगर पूरा का पूरा 100 यूजीआरवी। तो हमारा सवाल कह रहा था कि ये नहीं होना, हमारा सवाल कह रहा था कि ये होना है। तो इसका मतलब जीआरवी इज़ 0 एंड यूजीआरवी इज़ 100, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला लिखना है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का, उसमें डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी आना, तो जीआरवी 0 आएगा, यूजीआरवी 100। और अगर 4 ईयर्स की होती लीज तो जीआरवी 60 आता और यूजीआरवी 90। ठीक है, अब तो पक्का हो गया ना। लेसी का सवाल अभी किया हमने, डिटॉल वाला, ठीक है, डेटल, ठीक है, डिटॉल वाला सवाल किया हमने, उसमें लेसी की जीआरवी यूजीआरवी की बात की हमने, यूजीआरवी उसमें होती नहीं, जीआरवी की बात की। ठीक है, वो एक्सपेक्टेड टू बी पेड होता है, जबकि लेसर के केस में जो एग्रीमेंट में लिख दिया वो पक्का, उसमें जो गारंटी हो जाए ठीक, जो ना हो वो अनगारंटीड में डाल देता है लेसर। ठीक है, अब तो क्लियर हो गई होगी ये बात। वैसे एक जगह पे दोनों को इसलिए इकट्ठा कर भी दिया था मैंने अभी क्लास के स्टार्ट में। ठीक है, अच्छा जी, लो भाई, मेरे ख्याल से तो सवाल तैयार है। अब ज़रूरत रह गई है तो सिर्फ जवाब की रह गई है। अब ये ना कहना मेरे वालों जवाब जे। नज़र आ रहा है सवाल? ऐसे नहीं नज़र आ रहा, इसको तो इधर अगर ले आए ना, तो ये भी लिखा रहेगा और सवाल भी सामने नज़र आने लग जाएगा ज़रा। ठीक है, चले भाई, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल हो तो आपको कहा था वर्किंग 1 में 2 एडिशनल चीज़ें आएंगी, कॉस्ट और हाँ फेयर वैल्यू, जिसको सेलिंग प्राइस या कैश सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। तो वर्किंग नंबर 1 में आपने कॉस्ट लेनी है, और कॉस्ट है पर ट्रक गिवन, कॉस्ट किधर, ये कॉस्ट ऑफ ईच ट्रक इज 900, 1000 में करेंगे, और 7 ट्रक्स हैं तो 900 इंटू 7, कॉस्ट कितनी आ गई 60, 300। ठीक है जी, नेक्स्ट थिंग इज फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू कहें, सेल प्राइस कहें, कैश सेलिंग प्राइस कहें, जो भी कहें, वो भी सवाल ने कहा टेंशन ना लो, कल वाले सवाल की तरह से रेडीली अवेलेबल करते हैं आपको। रेडीली अवेलेबल है ना, हमें छाड़ती नहीं देती मैं। हाँ 1350, हाँ आउटराइट सेल भी 1350 है, तो 1350 पर ट्रक है, इंटू 7 करेंगे तो 9450। ठीक है जी, तीसरी चीज़ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब भाई आज जरा इधर देख लो, आज अब बस बहुत हो गया प्रैक्टिस कर करके, इस दिन का इंतजार कर रहे थे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में होता है जी लीज पेमेंट्स प्लस यूजीआरवी, लीज पेमेंट्स प्लस यूजीआरवी, और इसको अब अलग ही लेकर चलेंगे बेटा। ठीक है,
क्योंकि आज इसका यूज होना है अलग, ठीक है जी। लीज पेमेंट्स में क्या कुछ होता है जी, फॉर्मूला पूरा लिख लेना, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स प्लस जीआरवी, क्योंकि सवाल ने कह दिया था कि एसेट ने वापस हो जाना है, लेसी ने एसेट को वापस कर देना है, प्लस यूजीआरवी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल में डाउन पेमेंट है कोई, रेंटल्स कितने हैं जी, 4 या 5, 5 डिसाइड हुआ था जब ये आखिरी लाइन पड़ी थी कि लीज टर्म 5 साल है, ठीक है। फिर सब कुछ लीज टर्म 5 साल है, तो अब ये डिसाइड हो गया, तो इंस्टॉलमेंट्स भी 5, फिर रेजिडुअल वैल्यू भी 5वें साल के एंड वाली लीज, सारा कुछ फिर 5 के हिसाब से चल रहा है। तो इंस्टॉलमेंट हैं, रेंटल्स हैं 2715, बस 2715 इंटू 5, जीआरवी कितना है, जीआरवी 0 और यूजीआरवी 100, ठीक है। तो जीआरवी 0, ये किसी सवाल में आ भी सकता है ना, ठीक है। और यूजीआरवी 100 इंटू 7, बहुत अहम बात थी जी, ये जो 700 लेना है ये आप कहीं ना कहीं लिखें, ठीक है, कि आपने ये 700 कैसे निकाला, 700 कैसे निकाला है जी, 100 अगेन रेजिडुअल वैल्यू में फनकारी लगी हुई थी क्या, ये देखो, द एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ईच ट्रक इज 150 एट 4th ईयर एंड और 100 एट 5th ईयर एंड। तो हम 5th ईयर एंड पे खड़े हैं, समझ आ रही है चंदा, ठीक है। तो भाई ने बर्गर खिलाया था ना, है ना, ओके जी। पैसे मिले नहीं मिले, नहीं मिले, इंटू 7, ठीक है जी। तो ये 700 आ, बस ठीक है। अच्छा ये टोटल मिलने का शायद इसका जी, अच्छा जी, लाओगे तो रिजल्ट के बाद इंशाल्लाह देखते हैं, 1427 ये डिपेंड करेगा तुम्हारे रिजल्ट पे। अच्छा वो तो अच्छा ही आना है इंशाल्लाह, चलो टेंशन ना लो जी, बोलो 14275, ओए होए होए 6300 की चीज़ बनाते हैं क्वाड्स, पैसे कैश में लेकर आया तो 9450 की बेचते हैं, और अगर कोई बेचारा किस्तों पे लेने आ जाए तो तबाही फेर देते हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा जी, नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट में बेटा अगेन प्रेजेंट, इधर मैं आज लिख भी देता हूँ, हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स निकालते हैं जी, तो सिर्फ यही है रेंटल्स 2715 इंटू 1 माइनस रेट, कहीं नहीं नजर आया, मुझे याद नहीं रहा, हाँ 15%, 1 माइनस 1.15 रेस टू पार, कितने कराए हैं, 5 एरियर में हैं, एरियर में हैं, पढ़ लो फिर ना कहना नहीं पढ़ लो। लीज रेंटल, मैं असल में खुद पढ़ रहा हूँ, लीज रेंटल अमाउंटिंग टू इतने पर एनम आर पेबल इन एरियर एट 30 जून, चलो अब अमाउंटिंग स्केड्यूल बनाते हुए याद कराना 30 जून वाला साल है, ठीक है। तो -5 डिवाइडेड बाय 0.15, सिर्फ इसका आंसर बताओ मुझे, सिर्फ इसका आंसर 9101, ठीक है जी। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी निकालनी है, तो यूजीआरवी है 700 इंटू 1.15 रेस टू पावर -5, जी बताएं 348, और अब टोटल कर दें इसका 9449, ऑलमोस्ट नजर आ रहा है। अच्छा इससे नहीं नजर आना, इससे नजर आना चाहिए फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग, वैसे तो आपको लाइफ से ही पता लग गया है, यूजफुल लाइफ कितनी थी 5, और लीज टर्म भी कितनी है 5, तो कौन सी लीज है, फाइनेंस। अब सवालों के जवाब कौन पूछता है ऐसे तरतीब से, वैसे यहाँ से भी नजर आ रहा है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट 9109 डिवाइड बाय फेयर वैल्यू, ये 90% से ऊपर ही नजर आ रहा है मुझे तो, ठीक है। तो कई सारे सवाल यस में है, ठीक है। ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर कन्फर्म है, जीआरवी आ रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। बहरहाल हमें तो एक सवाल का जवाब यस चाहिए होता है, मसला ही नहीं आया नहीं आज, मार था ना।
अच्छा चलो ले भाई, हमारी 4 रिक्वायर्ड फिगर्स, पहली कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, तीसरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, चौथी, हाँ यहाँ पर एक और काम हम कर लिया करते हैं, यूएफओ नहीं यूएफआई। यूएफओ क्या होता है वैसे? So जो एलियन की स्पेसशिप यूनिवर्सल फॉरेस्ट इन्वेस्टिगेशन। वाओ, फॉरेस्ट इन्वेस्टिगेशन। 944 डराते हो मुझे? अच्छा 4826 4826 हिम्मत करें यहीं पे मॉडल स्केड्यूल बनाने की तरह। वर्किंग नंबर 2, डेट, इंस्टॉलमेंट्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस। आईडीसी आता तो क्या होता है, एवं जरा रिवीजन करने का दिन। ये छुट्टियां इसलिए कह रहा हूँ, नेमत हैं, समझ लो कि IFRS 16 बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको समेटने का टाइम हुआ चाहता है। पीछे पढ़ा ही क्या है, IAS 41, IAS 38, स्लो तो चल रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स अच्छी खासी वेटेज लेके आ जाते हैं पर्चे में, कभी कभी इजी नहीं लेना, ठीक है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। जिन बच्चों ने हर क्लास को लिया उनके लिए कुछ मुश्किल है, उन्हें सब चीज़ें समझ आती हैं। अब जरूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि ये चीज़ें याद हो जाए। तो ये 2-3 दफ़ा रिवाइज कर लेना इन छुट्टियों में, इंशाल्लाह ये टॉपिक रेडी होगा, मुकाबले में भी जीत जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, ये हमेशा नेट इन्वेस्टमेंट से शुरू करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। टेस्ट जी इंशाल्लाह आपका जिस दिन होता है उसी दिन होगा, ठीक है। हाँ ऑफ है तो वो नेक्स्ट पे चला जाएगा। उन जी बताएं। 9449 यकम जुलाई ऑन यकम जुलाई 10, ठीक है। फिर एडवांस या एरियर, तो फिर 30 जून 11, 30 जून 12, 30 जून 13, 30 जून 14, बस किश्तें 2715 2715 2715 2715, ठीक है भाई, और 2715 क्या ओ 2715 प्लस 0 प्लस कितना है, जरा और इधर से लिख कर लें, वैसे 0 ना भी लिखें तो अब तो पक्का पता लग ही गया। 2715 प्लस 700, क्योंकि नोट तो आपने घर पे बनाना है ना, ठीक है। जब नोट बनाएंगे तो उसके अंदर लीज रिसीवेबल में इसको नहीं लेना, ठीक है, हाँ रेकन्सिलिएशन में लिख लेना बस, ठीक है। तो ये पता नहीं आप एंड वालों को नज़र आए ना आए, ये UGRV है, कैमरा वाले भाई को नज़र आ रहा है ना, UGRV, ठीक है। अच्छा चले जी यार, वैसे मैंने यहाँ तक आना ही नहीं था, चलो लिखवा दो 3415। मैंने सिर्फ पहली एंट्री करवानी है, आपको पता है मैन्युफैक्चरर डीलर में, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के अंदर सिर्फ पहली एंट्री का ही फ़र्क था, आगे तो सब सेम है, तो पहली एंट्री बस मैंने करानी है, फिर ज़्यादा खुश ना हो कि सारा सवाल होगा, फिर इसी तरह से 3-4 सवाल और करने हैं। UGRV असल में आ गया, मुसीबत ये है, ठीक है। 3-4 सवालों में भी ऐसे ही बस पहली एंट्री करनी है, वो आप पहले करेंगे 2 मिनट में, फिर 2 मिनट में मैं करता जाऊँगा, फिर आप करते जाएंगे, फिर मैं करता जाऊँगा, ठीक है। अच्छा अब ज़रा इसको बाद में करते हैं, ठीक है। 1-2 बातें ज़रा सुने, पहली एंट्री को ज़रा एक बार पासे लगा दें। मैंने आपको डेरिवेशन यहाँ सिखा देता हूँ, ओरिजिनल एंट्री वहाँ कर लेंगे फिर, ठीक है। बच्चों आपको मैंने एंट्री सिखाई थी मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर केस में, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट होता है। फिर मैंने कहा था डेटर को कर दो लीज रिसीवेबल, ठीक है, लीज रिसीवेबल डेबिट, फिर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, फिर सेल्स क्रेडिट और
इन्वेंट्री क्रेडिट। भाई सुनो इधर, ये दो चीज़ें तो बिल्कुल सुकून से उसी तरह से हमेशा की तरह से लीज रिसीवेबल को आपको बताया हुआ हमेशा से नेट इन्वेस्टमेंट पे आता है और इन्वेंट्री ने कॉस्ट पे आना है। कल तक कॉस्ट पर था कॉस्ट ऑफ सेल और कल तक फेयर वैल्यू पर थी रिकॉर्ड हो रही सेल। ठीक है, अब ज़रा थोड़ी सी तवज्जो आप ख़वातीनों हजरात की चाहिए, चारों हजरात की, 3 नहीं है ना 4 हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि UGRV क्या है? वो पैसे जो लीज टर्म के एंड पे लेसर को मिल जाने, ऐसा ही है। ये कॉस्ट क्या होती है जो कॉस्ट ऑफ सेल में डेबिट करके इन्वेंट्री क्रेडिट कर रहा होता है? लेसर मैन्युफैक्चर करने की जो कॉस्ट आई थी वो कॉस्ट एक्सपेंस आउट कर रहे होते हैं, ऐसे ही है ना? यही है ना? अब ज़रा ध्यान से सुनकर बताना मुझे ये बात कि मिसाल के तौर पे 100 रुपये की हमें ये चीज़ बनाते हुए कॉस्ट पड़ी थी और लाइफ के एंड पे इसने हमें 10 रुपये दे देने हैं, तो क्या ये मुनासिब है कि मैं यहाँ पर 100 लिखूँ और फिर 10 एंड पर आएँ तो उस वक्त उनको नेट करूँ? IFRS 15 के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली, लेकिन IFRS 16 ने अपनी जगह पे पहले से ये बात कही हुई थी कि भाई ये मुनासिब नहीं है। आप ये देखो ना, आपको ये एसेट कितनी कॉस्ट में पड़ा। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। बचपन में आप एक काम किया करते थे, आप डेप्रीसिएशन निकालते हुए क्या करते थे? डेप्रीसिएशन चल रहा भाई, आप डेप्रीसिएशन निकालते हुए क्या करते थे? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ करते थे, ऐसे ही है। आप कहते थे कि डेप्रीशिएबल अमाउंट निकालो, 100 में से 10 माइनस करो, 90 को डेफिसिट करो। हम बच्चों ने पूछा, शुरू में इंटर बच्चे पूछते सर ये क्यों किया? तो उनको कहा जाता था भाई 10 रुपये तो डेप्रीशिएट होने ही नहीं है, 10 रुपये तो अल्टीमेटली हमें वापस ही मिलने हैं, तो ये तो हमारी कॉस्ट है ही नहीं, एक्सपेंस है ही नहीं, क्यों बना रहे हो एक्सपेंस? बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी है। ये UGRV जो है, ये UGRV क्या है? एसेट की लाइफ के एंड पर पैसे मिल जाएंगे, तो क्या जितने की कॉस्ट हमें इसकी पड़ी थी, क्या उतनी ही कॉस्ट हम यहाँ से माइनस कर दें, यानी कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज कर दें, एक्सपेंस आउट कर दें, तो ये सही होगा? नहीं, मुनासिब यही है कि हम इस कॉस्ट में से माइनस कर दें PV ऑफ UGRV। इसकी डेरिवेशन बाद में सिखाता हूँ, डेरिवेशन कैसे हुई ये बाद में सिखाता हूँ, ठीक है ना? पहले आप सिर्फ इसको ज़रा लिख लें। तो PV ऑफ UGRV यहाँ से माइनस करते हैं। और अगली चीज़ यहाँ पर भी थोड़ी सी चेंज है, ज़रा देख लो बच्चों, जो कल से चेंज है वो क्या है? स्टैंडर्ड कहता है कि सेल आपने रिकॉर्ड करनी है लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और PV ऑफ LP। क्या मतलब? मतलब ये कि भाई PV ऑफ LP क्या होती है? वैसे तो याद हो जाएगा। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊं, आपका जो सिलेबस है ना वो इस तरह से डिज़ाइंड है कि हमेशा PV ऑफ LP ही यहाँ पर आया करेगा, कभी ये उससे कम, मतलब फेयर वैल्यू ने इससे कम होना ही नहीं है कि आप फेयर वैल्यू की तरफ जाएं। लेकिन फार्मूला तो पूरा लिखना चाहिए ना, कॉन्सेप्ट तो पूरा ले लें, फिर फाइनल में जब एक्चुअली ये सिचुएशन आएगी तब की तब देखेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका सिलेबस इस तरह से डिज़ाइंड है इत्तफाक से कि आपकी हमेशा लोअर जो है वो PV ऑफ LP ही आया करेगी। जैसे इधर देखो, फेयर वैल्यू कितनी है? 9450। PV ऑफ LP कितनी है? ये नहीं है PV ऑफ LP, ये तो नेट इन्वेस्टमेंट है। PV ऑफ LP अलग किया हुआ, ठीक है ना? ये कितनी है? ठीक है ना? तो आपके सिलेबस को डिज़ाइन, आपका सिलेबस इस तरह से ही है कि स्कोप से शायद वो बाहर बात निकल जाती है। बहरहाल अगर आ भी जाएगा तो वो तो आपने पहले ही पक्का कर लिया, लोअर ऑफ PV ऑफ LP या फेयर वैल्यू, ठीक है। असल कहानी पता है क्या है? असल कहानी ये है कि मिसाल के तौर पे एसेट है 100 रुपये का, ठीक है, लेकिन आपने उसकी अरेंजमेंट ऐसे की है, लेसी को कहा चल यार तुझे 95 का दिया, तुझे 95 का दिया, तो PV ऑफ LP 95 आ रही है ना, वो तो बाकी पैसे तो इंटरेस्ट के लेने आहिस्ता आहिस्ता।
अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि चाहे फेयर वैल्यू 100 है जो तुमने लेसी से लेने हैं, सेल तो उसी पे रिकॉर्ड करो, इसलिए लोअर अगर पीवी ऑफ एलपी होगी तो फिर फेयर वैल्यू से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप पीवी ऑफ एलपी से ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि यही आपने इतने रुपए का एसेट सेल किया है। बाकी तो पैसे आपको पता है वैसे ही क्या है, वो तो इंटरेस्ट की मद में आएंगे ना। तो एसेट आपने 9449 का नहीं बेचा, एसेट तो आपने 9101 का, जो लेसी से पैसे लेने हैं लेसी को इतने का बेचा है, ये बाहर के लोगों से पैसे आने हैं, ये आपको लेसी से नहीं आने, तो सेल लेसी को किया आपने, एसेट तो, इसलिए ये बात याद रखना। बाकी वो अलग बात है कि मैंने ये हाईलाइट कर दिया कि लोअर आपके सवालों के अंदर आया पीवी ऑफ एलपी ही करेगा, ठीक है। लो भाई फॉर्मूला तो पूरा हो गया। अब ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे ना, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला बराबर आएगा और यही इसकी निशानी होगी। लेकिन इसकी डेरिवेशन आपको सिखाता हूं, फिर डेरिवेशन काट देंगे, हर चीज नहीं याद रखनी होती, ठीक है ना। डेरिवेशन लीज रिसीवेबल नेट इन्वेस्टमेंट पे आता है और कॉस्ट ऑफ सेल्स ये कॉस्ट पे आती है। सेल्स हमने बात की जी, समझो पीवी ऑफ एलपी पर, ठीक है, और इन्वेंट्री कॉस्ट पर, ठीक है। अब मैं ना इस नेट इन्वेस्टमेंट को जरा तोड़ के लिखता हूं, देख लूं तोड़ के। नेट इन्वेस्टमेंट होती है, बताओ जरा, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी, ठीक है, और सही है। अब अगर आप इस तरह से देखें इस एंट्री को, तो क्या ये बैलेंस हो रही है? ये एंट्री बैलेंस नहीं है, देखो ना, ये देखो ना, मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। ये कॉस्ट डेबिट, ये कॉस्ट क्रेडिट, ठीक है, कॉस्ट डेबिट हुई और कॉस्ट क्रेडिट हो गई, ठीक है। उसके बाद इधर देखो जरा, येलो, पीवी ऑफ एलपी डेबिट और पीवी ऑफ एलपी क्रेडिट हो गई, तो ये प्लस यूजीआरवी जो वहाँ पड़ा हुआ, ये तो गड़बड़ ना हो गया, ठीक है। और फिर इसी को हमने बैलेंस करने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल वाली कॉस्ट के अंदर हम माइनस, देखो दो तरीके हैं, डेबिट साइड पर ये पड़ा है ना डेबिट, ये डेबिट पे ज्यादा है ना, बोलो। और देखो ना यार, ये कॉस्ट क्रेडिट, कॉस्ट डेबिट कॉस्ट क्रेडिट बराबर है, बोलो। ये कॉस्ट का डेबिट, ये कॉस्ट का डेबिट और ये कॉस्ट का क्रेडिट बराबर है। ये सेल का क्रेडिट पीवी ऑफ एलपी और ये रिसीवेबल का डेबिट बराबर नहीं है। अब दो तरीके हैं, इधर एडिशनल चीज क्या है, पीवी ऑफ यूजीआरवी, या तो हम क्रेडिट साइड के ऊपर पीवी ऑफ यूजीआरवी लिख लें, या दूसरा काम क्या है, यहां पर डेबिट साइड में नेगेटिव साइन से पीवी ऑफ यूजीआरवी लिख लें। तो याद इस तरह से रखना है। इस तरह से क्यों कर लेते हैं कि हम ये कहते हैं कि एक चीज हमारा खर्चा है ही नहीं, ये 348 रुपए हमें अल्टीमेटली मिल ही जाने हैं, तो ये तो हमारी कॉस्ट ना हुई, तो फिर हम क्या करेंगे, कॉस्ट में से इसको माइनस कर देंगे। तो ये डेरिवेशन इसलिए इस तरह से हुई पड़ी है, ठीक है, कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी, तो फिर ये बैलेंस हो जाता है, ठीक है, ओके। बाकी इसको प्लीज याद नहीं रखना, ठीक है ना, इसको नहीं याद रखना, बस ये हो गया कहानी। इतनी सी बात याद रखनी है, बस इतनी सी बात, डेरिवेशन देखनी है। देख ले यार, पर अब याद ना रखी, फिर तस्वीर बनाएगा तो याद भी रखेगा यार, फिर तू है। अच्छा, जीआरवी तो मिल जानी है, वो जीआरवी तो इसके अंदर शामिल है ना, ठीक है, वो तो लेसी से आ जानी है, हम तो बात को करें जो उधर से इसमें कवर्ड नहीं है, ठीक है। अच्छा सुनो भाई, इतनी सी बात याद रखो, पहले दिन से चला आ रहा है, लीज रिसीवेबल किस पे रिकॉर्ड करते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट पे, फिर कॉस्ट ऑफ सेल और सेल, ठीक है, ये नया हुआ जरा, वरना इन्वेंट्री भी कॉस्ट से जाता था, ठीक है। अब सेल के अंदर नई चीज क्या आई, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी, उसकी वजह भी बता दी आपको कि जो पैसे आपने लेने हैं उसी पर सेल रिकॉर्ड करो, ठीक है। नेक्स्ट नई चीज क्या है, कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी। डेरिवेशन को छोड़ो, इस तरह से याद रखो, ये पैसे हमें मिल जाने हैं अल्टीमेटली, तो हमारी कॉस्ट नहीं है, तो कॉस्ट में से इसको माइनस करके नेट कॉस्ट ले लेंगे, ठीक है, और सही है। चलो तो हैं,
ये भी दो एंट्रीज इकट्ठी हैं अभी भी। हमने ना उसको अलग किया था ना इसको करना है, ना उसको करना है ना इसको करना है, अलग करेंगे ही नहीं। वो भी बैलेंस होती थी, ये भी बैलेंस होगी, यही निशानी है। बैलेंस नहीं होगी तो फिर कोई गड़बड़ है। ठीक है, तो चलो एंट्री जरा करते हैं जल्दी से। फॉर द ईयर एंडेड, चुप कर जा, टाइम इज अप, निकल जा क्लास से। 30 जून 2011 बोले जी, यकम जुलाई 11 पर ये पहली एंट्री करनी है। ठीक है, लीज रिसीवेबल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, सेल्स क्रेडिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। देखिए जी, ये लीज रिसीवेबल नेट इन्वेस्टमेंट से, कॉस्ट ऑफ सेल कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी से सेल्स क्रेडिट करना है। एंड वालों को नजर, एक मिनट, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी से और इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट से। जब ये लिख लिया, अब बस फिगर्स उठाते जाएं। ठीक है जी, सबसे पहले लीज रिसीवेबल नेट इन्वेस्टमेंट से डेबिट, नेट इन्वेस्टमेंट है 9449, तो 9449 नहीं बेटा, वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट है 9449। ये पीवी ऑफ एलपी है प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी, ये बराबर होता है नेट इन्वेस्टमेंट। पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कॉस्ट सवाल में गिवन है कितनी, कॉस्ट सवाल में गिवन है कितनी 6300, और पीवी ऑफ यूजीआरवी भी अब सवाल में अलग से इसीलिए निकाली थी कितनी 348, वरना कहां से निकालते फिर। ठीक है, तो 6300 माइनस 348, आंसर इज 5952। ठीक है, नेक्स्ट, लोअर क्या है, फेयर वैल्यू लोअर है या पीवी ऑफ एलपी लोअर है? पीवी ऑफ एलपी लोअर है, तो सेल रिकॉर्ड करेंगे 9101 से। ठीक है जी, और कॉस्ट कितनी है 6300, तो 6300 से आपने इसको क्रेडिट कर दिया। जरा चेक करें, एंट्री बैलेंस है। ठीक है, 1 रुपए का फर्क भी नहीं है भाई, हमारी बराबर एंट्री जी। ठीक हो गया, उसके बाद अब एक अगली एंट्री करा दो, जल्दी से बताओ, इंटरेस्ट बताओ जल्दी से। 141712, बैलेंस खुद निकालते रहना। 30 जून 2012 नहीं 11, तो फिर यहाँ यकम जुलाई 10 करवाना था ना, यकम जुलाई 10 जी। 30 जून 2011 कैश आया है, लीज रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे, तो कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। पुरानी लीज अब तो आगे शुरू हो गई। कैश कितना आया 2715, 1298, कैश कितना आया जी 2715, लीज रिसीवेबल 1298 से क्रेडिट और इंटरेस्ट इनकम 1417 से। ठीक है, डेप्रीसिएशन कितनी आएगी, एक्सेप्शन कौन सी, एसिडी कोई नहीं है, बस कहानी खत्म। यार तुम निकल जाओ क्लास से, चलो 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 चलो, तुम ही कह रहे हो, चलो नहीं नहीं जाओ बेटा, जाओ यहाँ से, चले जाओ क्लास से मेरी, चले जाओ। नहीं, कम से कम पीछे जाके तो खड़े हो ही जाओ ना, फिर उसके बाद फैसला करते हैं। जल्दी से इसकी ज़रा प्रैक्टिस करते हैं। पास पेपर 7 होमवर्क में करना है, लेकिन उसकी पहली जर्नल एंट्री मुझे करके दिखानी है आपने, जल्दी से आ जाओ अभी अभी। पास पेपर 7 ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, लेकिन पहली जर्नल एंट्री ज़रा जल्दी से यहाँ पर मिलकर कर लेते हैं। ये कहाँ चला गया भाई, आपको समझ नहीं आ रही?
मेहरबानी करके पीछे तशरीफ ले जाए, जल्दी करें, शाबाश। खड़े होइएगा, उधर जाके बैठना नहीं है आपने, वरना क्लास से बाहर भी जा सकते हैं, आपको ऑप्शन है। कोई नहीं बेटा, टाइम पूरा ही हो जाता होता है। अच्छा जी, शालीमार इंडस्ट्रीज़, आई वुड सजेस्ट कि आप 1 मिनट के अंदर इस सवाल को करेंगे, लेकिन मैं डाटा पहले पढ़ा देता हूँ आपको, ठीक है। शालीमार इंडस्ट्रीज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रैक्टर्स। द ट्रैक्टर्स आर सोल्ड बोथ ऑन कैश एंड फाइनेंस लीज बेसिस। द कैश सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ ईच ट्रैक्टर इज 2 मिलियन एंड 1.6 मिलियन रिस्पेक्टिवली। गिवन है जी, 20,000 और 16,000 कर लें, मिलियन में तो बहुत छोटी फिगर हो जाएगी, 1000 में कर लीजिए, ठीक है। तो लिखना शुरू करें ना, डाटा लिखना शुरू कर दिया होगा आपने, मुझे पता है जी। कॉस्ट आ चुकी है 1600 है, लेकिन 10 ट्रैक्टर्स हैं, 10 ट्रैक्टर्स हैं तो इंटू 10 कर दें, 16,000। उसके बाद फेयर वैल्यू है 2,000 इंटू 10, 20,000, ठीक है जी। उसके बाद ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आनी है और नेट इन्वेस्टमेंट, अलग अलग रखना है आपने, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, नहीं यहाँ पर सिर्फ लीज पेमेंट्स आएंगी, प्रेजेंट वैल्यू तो नेट इन्वेस्टमेंट में आएगी, ठीक है। तो लीज पेमेंट्स और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, सॉरी प्रेजेंट, और यूजीआरवी इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लीज पेमेंट्स प्लस यूजीआरवी, ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं अब सवाल। 10 ट्रक यकम जनवरी 15 पे लीज पे दिए हैं इन्होंने। टर्म्स ऑफ लीज आर एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आर एज फॉलोज। लीज पीरियड इज 4 years, वेयर एज यूजफुल लाइफ इज 5 years। फाइनेंस लीज है, यहीं से पता लग गया, चेक कर लो 4/5 करके। अच्छा, द टोटल अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म इज, ये यूजीआरवी उसने दे दी है 1 मिलियन, और जीआरवी कहीं सवाल में गिवन है नहीं है, उसने सीधा ही यूजीआरवी दे दिया। सुकून करो, बस सवाल करो। लीज रेंटल्स अमाउंटिंग टू 6375 आर पेएबल इन एरियर्स और इम्प्लिसिट रेट है 12%। लो भाई, कोई डाउन पेमेंट है भाई? रेंटल्स तो हैं, फार्मूला लिख लेते हैं ना, प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी, ठीक है जी। यूजीआरवी, अच्छा जी। डाउन पेमेंट कोई नहीं है, रेंटल्स हैं जी 6375। कितने साल की लीज लेनी है जी? 4 की। जीआरवी सवाल में गिवन नहीं है, यूजीआरवी सवाल में गिवन है, देख लो 1 मिलियन है, 1 मिलियन है तो 1000 में करना है तो 1000 करो ना, ठीक है। टोटल बता दो, टोटल फरमा दें कितना है? 26,500, ठीक है जी। ओके, अब प्रेजेंट वैल्यू निकाल दें। ओके जी, नेट इन्वेस्टमेंट में हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स को अलग रखना है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी को अलग रखना है, ठीक है।
जी एरियर में है और कितने कराए हैं, तो 6375 इंटू 1 माइनस 1.12 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.12 और कुछ भी नहीं है, ठीक है, प्लस 1000 इंटू 1.12 रेज टू पावर -4। आंसर अलग अलग बताओ, 363 और 6365 वो बैलेंस 1 रुपये से आउट होगा, वरना कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता वैसे। जी तो टोटल कितना आ गया जी, 1 टेट्रा कितने होते हैं, अच्छा मुझे क्या पता जी, ओके जी बच्चों जल्दी से एंट्री लिखें, लीज रिसीवेबल, कॉस्ट ऑफ सेल, सेल और इन्वेंट्री। लीज रिसीवेबल नेट इन्वेस्टमेंट से कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ, अब तो याद हो जाना चाहिए, फिर लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी, और कॉस्ट। जी नेट इन्वेस्टमेंट सवाल में गिवन है, नेट इन्वेस्टमेंट मतलब हमने जो निकाली है 19999, कॉस्ट कितनी है जी 16,000 है, मैं 20 लिख रहा हूँ माजरत, तो 16,000 माइनस 636,15364, लोअर क्या है पीवी ऑफ एलपी या फेयर वैल्यू, पीवी ऑफ एलपी 19363 और कॉस्ट है 16,000, ये इंशाल्लाह बैलेंस होगी। वैसे तो खुद करना चाहिए, इसकी तस्वीर लेनी तो नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होमवर्क में होना है, जी पेज 161 पे आए ज़रा, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें थोड़ी सी करेक्शन करें, सवाल में थोड़ी सी गलती है, एरियर करें, ठीक है जी, और डीलर लेसर है और रेट जो है वो एक 10% दिया हुआ है, और ठीक है इसको आपने ट्राई करना है, ठीक है जी, इसको आपने देख लेना है, अगर डीलर लेसर हो तो मार्केट इंटरेस्ट रेट और इम्प्लिसिट रेट में से जो हायर हो उसको यूज़ करता है, याद है ना ये बात। अच्छा अब एक एमसीक्यू भी है, अब ये क्वेश्चंस टोटल कितने होमवर्क में बने हैं, एक पास पेपर 7 शालीमार, 8 कौन सा हो तो करवा नहीं दिया, अच्छा मैंने कहा क्वेश्चन बैंक आई कैप का क्वेश्चन बैंक 8 है जिसका कोई नाम नहीं है, इसमें एक छोटी सी गलती सही कर लिया आपने, मुल्तान मोटर्स है जी, पेज नंबर 161 पे है ये, ठीक है जी। उसके बाद एक एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 18 कमाल लिमिटेड, यहाँ पर भी आपने रेट को चेक करना है, ये सवाल ज़ाहिर है डिस्कस करूँगा मैं, जो भी आपको समझ नहीं आएगा तो एमसीक्यू नंबर 18 भी आपके होमवर्क में है, ये पेज नंबर 178 पे है,
MCQ 18, ठीक है जी। MCQ 18 नाम क्या था उसका? कमाल हैं, कामिल। ये होमवर्क है, ज़िंदगी रही तो रिज़ल्ट के बाद होगी मुलाकात। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे दुनिया आखिरत के हर इम्तिहान में। अल्लाह हाफ़िज़।